देखिए क्या है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, बोला है सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ये चीज़ देखेंगे। पिछला हम लोग जो देखे थे उसमें आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। क्या है कि आप यदि याद होगा आपको तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि अम्ल और क्षारक का किसका अम्ल और क्षारक का, ठीक है, अम्ल और क्षारक का किससे अभिक्रिया करवा रहे थे, धातु से, है ना। अम्ल या तो फिर क्षारक है उसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे धातु से, तो इससे क्या बन रहा था, लवण और हाइड्रोजन गैस। समझे या नहीं। अगला हम लोग क्या किए कि अम्ल का किससे कर रहे थे, धातु कार्बोनेट, या तो किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ, या तो फिर क्या, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही था या नहीं था। तो इसके साथ जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लवण जल और क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना बन रहा था जी, लवण जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करवा रहे थे, अम्ल और किसको, क्षारक को, तो ये क्या बन रहा था, इससे लवण और क्या बन रहा था, जल। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहीं उदासीन करता है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है इसमें। अब देखें इसी जगह पे अम्ल तो था ही था, लेकिन क्षारक के जगह पे आ गया, क्या आ गया, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। तो इसके साथ क्या आ गया, ये अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, तब क्या इसके साथ भी क्या होगा, लवण और सेम यही होगा। लेकिन इस अम्ल के जगह पे क्या आ जाएगा, क्षारक, है ना। और अम्ल के मैंने क्षारक की जगह क्षारक ही रहेगा, और अम्ल के जगह पे क्या आ जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। तो भी क्या बन रहा था, लवण और क्या बन रहा था, जल बन रहा था या नहीं बन रहा था। इतने के लिए कल आपको लग रहा होगा फिर से याद रखेंगे, या अब याद है तो यही बात बोलें। अब इसको देखिए, जो याद है इसको फिर आज लेके नहीं चलना, इसको अपनी जगह पे रख दीजिए, ठीक है। आज जो देखेंगे उसको फिर देखिए, ठीक है। आज फिर नया चीज़ देखेंगे, आपको टेंशन का है लेते हैं, ठीक है। तो और कुछ था क्या, कुछ अपने अभिक्रिया देख रहे थे हम लोग, संगमरमर वगैरह वगैरह सब, ठीक है। अम्ल क्षारक पहचानने की भी देखे थे, है ना। अब उसके बाद अम्ल और क्षारक में अंतर भी देख रहे थे, अम्ल क्षारक को पता लगाने का भी हम लोग देखे थे या नहीं देखे थे। ओवरऑल फाइनली आपको पता चल गया कल क्या क्या पढ़े थे, 2-4 मिनट में। अब आगे देखते हैं कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, दोनों में समानताएं हैं, जो मिलता जुलता चीज़ है वो क्या है। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा। कुछ नहीं देखें क्रियाकलाप, कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ सभी अम्ल जो है अभिक्रिया करने पर क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ऐसा पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, कि जितना भी हाइड्रोजन है क्या सभी अम्ल ही होते हैं कि दूसरा चीज़ भी होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक आप ऐसा यूज़ कीजिए और पता कीजिए कि क्या जितने भी अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन होता है, सभी लोग जिसमें हाइड्रोजन युक्त होता है वो सारा क्या होता है, क्या वो अम्ल होता है, ऐसा बोल रहा है पता करने के लिए। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया। अम्ल होगा तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। ये बल्ब है ना, ये चित्र के अनुसार बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। यदि अम्ल नहीं होगा इसमें तो ये बल्ब, परंतु आप यह देखें कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात, यहाँ जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि जितने भी अम्ल होते हैं क्या होते हैं, अम्ल, उन अम्लों में क्या होता है, अम्लों में हाइड्रोजन होता है, H+ आयन होता है। क्या होता है, H+ आयन होता है ना, H+ आयन, ठीक है। आयन दो तरह से होते हैं, एक धन आयन और एक क्या, ऋण आयन, ठीक है। एक धन आयन और एक क्या, ऋण आयन। धन मने प्लस, ऋण मने माइनस। तो एक धन आयन होता है और एक क्या होता है,
चूंकि अम्लों में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है ना। अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है कहाँ पे? अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, मतलब H+ उत्पन्न करता है। इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। इसी कारण इसका गुणधर्म क्या होता है? अम्लीय। मतलब अभी तक हम लोग जो देखे कि इसका जो अम्ल होता है, अम्ल खट्टा होता है ना। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लवण बनाता है, जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये सब गुणधर्म ही है कि नहीं है? वैसे ही गुणधर्म यहाँ है कि अम्ल जो है कि अम्ल का जो विलयन होगा वो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? H+ आयन उत्पन्न करेगा। और जो H+ आयन उत्पन्न करेगा दैट मीन्स वो क्या है? अम्ल है। माने अम्ल और क्षारक में अंतर लिखने के लिए बोला जाएगा तो एक गुणधर्म अम्ल की ओर लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि अम्ल क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है या नहीं करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए यही क्रियाकलाप जो आप इसमें किए, क्रियाकलाप तो किए नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा चीज़ करेंगे दैट मीन्स ये सब क्षारक है। अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये क्या हो गया? क्षारक। बोल बैन करते हैं कोई? क्या है ये? अम्ल की क्षारक। तो बोलिएगा जी, ऐसे लगता है अपने पढ़ रहा हूँ, अपने समझ रहा हूँ। आप लोग मैंने हैं कोई क्लास नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट बोलिए नहीं समझ में आया। अरे नहीं समझ में आएगा तो बोलिए नहीं समझ में आया, खत्म कहानी। और समझ में आया तो बोलिए। और मैंने चुप मत रहिए, भारत का इंसान जैसा चुपचाप। जैसे मैंने बरदम हाँ और कौन सी कड़वम हाँ नहीं, उसमें देखा कल पढ़ा जॉर्ज पंचम की ना कहानी पढ़ा जी। उसमें क्या देखा कि कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग क्या थे? विपक्ष। और कुछ लोग क्या थे? चुपचाप थे। चुपचाप वाला पलटनिया होता है ना, कखनो इधर पलटनिया मार दिया, कखनो इधर पलटनिया मार दिया। जने पूरी तने देखिए कौन जी बात NaOH, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के साथ आप दोहराएंगे यही चीज़। जैसे इसमें देखें H+ आयन उत्पन्न होता है, यही चीज़ इसके साथ यदि हम करें तो इसका विलयन क्या करेगा? OH- उत्पन्न करेगा। OH- उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? OH-। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए। वही पॉइंट, ये पॉइंट था ना जी हमारा। क्या पॉइंट? कि दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में समानता क्या है? तो उसमें हम लोग देखें अम्ल हो या क्या हो, क्षारक हो, वो सभी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस, है ना। और इसमें हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ। उसके बाद ये देखें जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? जलीय विलयन में क्या बताया जा रहा है? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी क्या करें, जांच करें। जलीय विलयन में ही ये क्या करेंगे? सिर्फ H+ आयन उत्पन्न करते हैं। किसमें? जलीय विलयन, है ना। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। माने कोई भी जल के विलयन में ही H+ आयन उत्पन्न होगा। कौन? कोई भी अम्ल जो है जल के विलयन में ही क्या करेगा? H+ आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया किया तो H3O प्लस क्या हो गया? Cl में। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं? मिल के रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन, है ना, ये कौन सा है? हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए, है ना। हमेशा इसको कैसे दर्शाना चाहिए? हाइड्रोनियम आयन से। H+ और H2 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम। या तो फिर आपका क्या रहेगा? सदैव H+ से दर्शाया जाता है ना। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ मतलब H3O+ मतलब क्या? हाइड्रोनियम आयन, है ना, अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होगा, है ना। क्षारक को घोलने पर क्या होगा? ये OH- होगा। क्या उत्पन्न करेगा? OH-। ये सब में जल में घोलने पर क्या होगा? ये OH-। OH- मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं।
जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसे को क्या कहते हैं? क्षार। वो पॉइंट से थोड़ा ये चीज़ हट के, मैंने बीच बीच में थोड़ा बोलते जाता है कि इसको ये है, इस तरह से भी इसको ये भी कह सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसमें अम्ल में जो है, अम्ल का जलीय विलयन क्या उत्पन्न करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन। क्षारक का जलीय विलयन क्या उत्पन्न करता है? OH-, है कि नहीं? यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अभी वैसे क्षारक जो जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्षार कहते हैं। समझ गया बात को? सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। आप सब क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जो घुल जाते हैं उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ये क्या होते हैं? हानिकारक। देखिए यहाँ कभी भी जैसे आप लोग को लग रहा था ना, मैं कल बताया ना, और नहीं समझ में आया उसको वो लोग समझिए कि हम लोग क्षारक को जब अभिक्रिया करते हैं, लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है या नहीं बनाता है? तो लवण और जल बनाता है। तो इसमें देखिए यहाँ अम्ल के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ X कुछ मान लिया, कोई भी आपका क्या रहेगा? कोई परमाणु। समझे या नहीं समझे? और इसमें OH रहेगा, क्षारक है तो क्या रहेगा? OH रहेगा। M से कोई मेटल मान लिया, मेटल क्षारक में जानते हैं कोई क्या रहता है? मेटल में समझ रहे ना, धातु। ये दोनों M और X बन जाएगा, MX। अब इसके लिए अपने नियम से बनेगा MX। समझे कि नहीं समझे? और ये उसके बाद क्या बन जाएगा? ये जल बन जाएगा, HOH से दिखाया गया, लेकिन ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। समझे? इसका इससे मेटल और इससे हाइड्रोजन के साथ जो रहेगा सो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? जल। अब जैसे इसी पर एक सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे दे दिया H2SO4, ये क्या हो गया बता सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो गया? सल्फ्यूरिक, है ना। इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए और एक ले लिया, मान लीजिए मैं ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जो भी लेता हूँ एक ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? क्या ले लिया? एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? आप बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं? देखिए एक बार बता ही देता हूँ, उसके बाद आप बताएंगे। इसमें देखिए इसका H के साथ ये आ गया, सल्फेट आ गया या नहीं आ गया? और इस हाइड्रोक्साइड के साथ क्या आ गया? कोई मेटल क्या हो गया? Mg। ये दोनों बन जाएगा एक साथ। तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो क्या अपने मनमानी से जेरा मन सेरा जुड़ जाएगा? है, इसका जानना पड़ेगा ना जी। सल्फेट का और मैग्नीशियम का संयुक्ता जानना होगा। मैग्नीशियम का संयुक्ता कितना होता है? 2। और सल्फेट का संयुक्ता कितना होता है? 2, है ना। सल्फेट हो, सल्फाइड हो, सल्फाइड हो, सल्फेट, सल्फाइड, एक ही चीज़ नहीं बोल रहा हूँ बार बार, है ना। तो ये सारा का संयुक्ता कितना होता है? 2। 2 से 2 कट जाए क्या हो जाए? MgSO4। यही होगा जी। प्लस में क्या बना लेगा? जल। बाकी संतुलित करने वाला तो आपको आता ही आता है, आता है ना जी। तो आपको कोई कन्फ्यूजन है इस तरह से? नहीं, बन गया, ख़त्म हो गया कहानी। बुझ रहे हैं कुछ कि नहीं बुझ रहे हैं? ठीक है, इस तरह से ज़बरदस्ती जोड़ दीजिए, दिमाग में जोड़ दीजिए, समझ सकते हैं लेकिन जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिए H2SO4, ठीक है सिमरन तो ही बताएगी, है ना। उसके बाद क्या है? हम NaOH, NaOH मतलब क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल की क्षारक सिमरन, आप बताइए। क्षारक, इससे क्या बन जाएगा? NaSO4। पक्का? पक्का दो। NaSO4 प्लस Na2SO4। तो क्या बोलती है इसे? उसके बाद कोई कन्फ्यूजन है तो प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ सीख जाते हैं उस पर क्या कीजिए? अपने दिमाग में जोर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ूं? पक्का? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझ लीजिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने से, यहाँ पे थोड़ी सी पढ़िए और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में अम्ल या क्या
क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है? उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब आग निकलेगा। जल में जब हम किसको घोलेंगे? अम्ल या क्षारक, तो उसमें अत्यंत क्या होगी? उष्माक्षेपी माने आग निकलेगा। तो बताइए है पूरा वो टूट जाएगा ऐसे, मतलब उष्मा निकलेगा पूरा, उष्माक्षेपी वो जैसे गर्म। अब जैसे देखिए मतलब गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है? गर्म, उष्माक्षेपी, उष्मा निकलेगा। आग भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं लगता? बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो जाए कोई चीज़ तो आग नहीं लगेगा। लेकिन अब देखिए उष्माक्षेपी, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक है आपका, सपोज दैट यहाँ पे एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब बीकर है ना, उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी है ना, जल है, H2O है। और एक में कोई अम्ल है, एक में क्या है? अम्ल है। ठीक है, इन दोनों को यदि मिलाना है ना, क्या भर दिए इसमें? मान लीजिए H2SO4। ठीक है, इन दोनों को मिलाना है। तो बताइए पानी को उसमें मिलाएं कि इसको इसमें मिलाएं? पानी को उसमें मिलाएंगे, तो क्योंकि अम्ल है तो उसमें एक जरा पानी देंगे तुरंत ही पकाने लगेगा वो। नहीं समझे? एक जरा सा जैसे डालेंगे क्योंकि वो रिएक्शन करेगा, उष्माक्षेपी होगा, बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा पानी में उसको मिलाना है तो देते जाएंगे अपने अनुसार से वो लेते जाएगा, तुरंत उसका प्रभाव नहीं, पानी नहीं प्रभाव पड़ने देगा जी। तो हम लोगों को जल को जो है अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को किस में मिलाना चाहिए? जल में मिलाना। इस पर सवाल भी है, ठीक है, आगे सवाल भी मिलेगा आपको, ताकि इससे क्या ना हो, उष्माक्षेपी माने कि आग ना लगे। उष्माक्षेपी तो होगा ही होगा, है ना, मतलब खतरा कम हो। ठीक है, तो उसमें जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। किस में मिलाना चाहिए? जल में। बात समझ आएगी नहीं? अम्ल को सदैव धीरे धीरे, अम्ल को धीरे धीरे जान, हड़बड़ा डाल दीजिएगा तो हो सकता है रिएक्शन करे, बस खत्म, मुँह ब्लास्ट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? इस वजह से धीरे धीरे डालते रहेंगे, वो पानी अपने अनुसार से क्या करते जाएगा? लेते जाएगा। और उसकी मात्रा वात्रा होती है कि कितना डालना है, नहीं डालना है, सब कुछ। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, आ सकता है, मतलब वो आस्फलित होकर क्या हो जाएगा? बाहर, माने ऐसे ऐसे जैसे होता है कि बाहर निकलने लगेगा पूरा, समझेंगे नहीं? तथा आप जल सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। कांच का पात्र भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। तब तुरंत आग नहीं लगेगा, माने आग नहीं लगेगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक मतलब सांद्र अम्ल के पहले सांद्र लगाता है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी कि डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। उसके चेतावनी के चिन्ह पर क्या कीजिए? ध्यान दीजिए, है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के, सांद्र अम्ल के आगे लगाया जाता है वर्ड, है ना। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल में अम्ल या क्षारक, जल में अम्ल को मिला दें या तो किसको मिला दें? क्षारक। सुनिएगा, जल में अम्ल को मिला रहे हैं या तो किसको मिला रहे हैं? क्षारक को। पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई क्या होता है? आयतन में कमी होती जाती है। उसकी जो आयन है, आयन माने H+ आयन चाहे OH-, वो उसके आयन में क्या होते जाएगी? कमी होते जाएगी। प्रति इकाई आयतन में क्या होते रहेगी? कमी। अब मान लीजिए कि जितना आयन इसमें होगा, अब इसमें हम मिलाएंगे तो इसकी आयन प्रति इकाई आयतन में कम होगा कि नहीं होगा? मान इस रूम में 50 को बुतरू है और यही इतना ही बुतरू अब बैठ गया बहुत बड़ा हॉल में, इससे 4 गुना हॉल, तो वहाँ पे उस रूम के अनुसार से बच्चा कम है कि नहीं है? तो वही चीज़ बोला गया कि इसका आयन तो पहले ठीक है, लेकिन अब जैसे पानी में मिलाएंगे तो उसका आयन प्रति इकाई आयतन के अनुसार से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रति इकाई आयतन के अनुसार से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल का क्षारक तनुकृत होते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माने जो वो कम हो रहा है उसकी संख्या, मात्रा कम हो रही है। किसकी मात्रा कम हो रही है? आयन की मात्रा कम हो रही है, चाहे वो कौन सा आयन हो, H+ आयन हो या तो फिर क्या हो, OH- आयन हो, उसकी आयन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। कब? प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। माने आयन उतने ही है, आयन कम नहीं हुआ है, लेकिन उसके आयतन के अनुसार से क्या हो गया? कम हो गया। जैसे बच्चा वाला एग्जाम्पल दिया ना जी, बच्चा उतने हैं लेकिन उस रूम के अनुसार से क्या हो गया? कम। समझ रहे या नहीं समझ रहे?
उस अनुसार से, तो उसका आयन प्रतिक्रिया कम है। और यही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहते हैं। यही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण। तो तनुकरण यदि वैसे नहीं पूछा था, लेकिन यदि कोई पूछे, नॉर्मली पूछ दिया, डीप गहराई जाने के लिए एक से एक टीचर है हमारे पास, ठीक है, जो अक्सर खुरुचते रहते हैं, नहीं खुरुचते हैं, तो उनके खुरुचने के लिए आप जवाब भी सब तैयार रखिए। और वो खुरुचते हैं तो कभी कभार अधिक खुरुच देते हैं कोई, तो कभी कभार उनके स्टूडेंट्स को भी पूछ सकते हैं ये सब सवाल, अपने आप को टैलेंट दिखाने के लिए। नहीं होता है तो आप यदि सब तरह से तैयार रहिए। कोई यदि ज़्यादा भांजने लगा तो उसको सामने पेश कीजिए, उसके सामने बताना यदि ये सब सवाल पर ध्यान ही नहीं देगा, उसको दे भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम रहते जहाँ तक मुझे लगता है। और आप लोग भी, कोई भी, आप लोग भी ध्यान नहीं देते। दूसरी बात ये भी है, मैंने ये नहीं कि टैलेंटे बैठे है यहाँ से, गलत फहमी है वो क्या है? गलत फहमी है। बकलोल की कमी नहीं है, और बकलोलियों की तो खैर कमियाँ नहीं है, वो तो उस कहने की बात नहीं, ऑलरेडी अपने आप वो ऐसा सिर्फ बोलने के लिए है। लेकिन क्या सोनू नहीं आया? सोनू पांडे पूजा करने कहाँ चल गए? देवघर करवाने? आज पूर्णिमा है ने। देखिए यहाँ पे एक सवाल जैसे शुष्क को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं, मैंने ध्यान देते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। इसका जवाब देना। अच्छा, अम्ल, यार ये चौथा नंबर सवाल, ठीक है। अम्ल को तनुकृत करते समय हम क्यों अनुशंसित करते हैं, मैंने ये ध्यान क्यों देते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। किसको मिलाना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्योंकि वो अम्ल और जल की अभिक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। पहले लिखेंगे, जल और अम्ल की अभिक्रिया अत्यंत क्या होती है? उष्माक्षेपी होती है। और जब अम्ल को जल को अम्ल में मिलाते हैं, जल को किस में मिलाते हैं? अम्ल में मिलाते हैं, तो यह क्या हो, खतरनाक हो सकते हैं, क्या हानिकारक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? हानिकारक, अत्यंत अभिक्रिया, तेजी से अभिक्रिया करके, और ये उष्माक्षेपी हो सकते हैं, है ना, अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जित कर सकते हैं, अत्यधिक उष्मा उत्सर्जित कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, ताकि इसमें क्या पाया जा सके? संयम पाया जा सके, कंट्रोल हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में और कहेंगे नियंत्रण। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि H+ आयन उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि क्या करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है, इस वजह से, ठीक है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि उसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है। बोल रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि उसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं हो सकता। अब मान लिया जो चीज़ अम्ल है और बोलेगा अम्ल का गुण क्यों नहीं प्रदर्शित कर रहा है, दैट मीन्स H+ आयन उत्पन्न नहीं हो रहा है। अरे और कहीं यदि H+ आयन मैंने कहीं अम्ल का गुण प्रदर्शित कर रहा है, दैट मीन्स उसमें क्या आंसर लिखना है? H+ आयन उत्पन्न हो रहा होगा, इसी वजह से ऐसा है। तो सबका सवाल एक ही चीज़ ऐसे ध्यान में रखना है, कोई चीज़ यदि अम्ल को लगा रहे हैं और उसमें उसका काम सफल हो रहा है, दैट मीन्स H+ आयन, और नहीं हो रहा है कोई चीज़, तो H+ आयन उत्पन्न, बस। यहाँ बोल रहा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? H+ आयन होता है। बोल रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है ना, ठीक है। ये अम्ल को तनुकृत करते समय, ये देख लिए, बोले अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? कैसे प्रभावित होती है? क्या बोल रहा है? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, मैंने H+ आयन की सांद्रता वो कैसे कम हो जाती है? मैंने जल में मिलाते हैं ना अम्ल को, तो उसका मात्रा, मैंने उसकी जो प्रति इकाई आयतन में है उसकी क्या होती है? मात्रा कम होती जाती है कि नहीं? कम होती है ना। तो वो कैसे होता है? क्योंकि जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। उन सारे आयतन में उसका फैल जाने के कारण से उसकी जो प्रति इकाई आयतन है में H+ आयन वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है?
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं, मैंने और ज़्यादा मिलाएंगे तो उसमें और क्या हो जाएगा, वो और क्षारकीय हो जाएगा। देखिए अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब यहाँ पे आ गया कितने क्या होते हैं, प्रबल। यहाँ पे समझना है थोड़ी सी अम्ल और क्षारक को, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए H+ आयन, एक टॉपिक से हमरा H+ और OH- यही हमारा क्या हुआ, यही अंतर स्पष्ट कर पाए, किए या नहीं किए। अब अगला टॉपिक से अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक होता है pH स्केल। क्या होता है pH स्केल, उसी के बारे में पढ़ेंगे जरा। अच्छा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। बोल रहा है अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। प्रबल माने क्या होता है, ज़्यादा ताकत कह सकते हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग, अपने आप स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ बॉडी बिल्डर नहीं, मैंने अम्ल अपने गुण में। अम्ल को अम्ल जैसे मान लीजिए अम्ल कहेंगे ये बहुत ज़्यादा खट्टा है तो ज़्यादा अम्ल हो गया, और जो खट्टा नहीं है मैंने जो क्षारकीय है, मैंने क्षारकीय कड़वा होगा तो क्या हो गया, क्षारकीय होगा, क्षारक होगा। अब क्षारक में भी कम क्षारकीय और क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो कम को हम लोग कहते हैं दुर्बल क्षारक, है ना, और ज़्यादा रहता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक, है ना। वैसे अम्ल में भी कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल, और ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। तो जितने भी आपका क्या बताएं कि अब जैसे देखिए, अब हमारा जान रहे हैं कि अम्ल में H+ आयन उत्पन्न करता है, अम्ल में क्या उत्पन्न करता है, और क्षारक में क्या उत्पन्न करता है। तो बताइए जो कम H+ आयन उत्पन्न कर रहा है वो प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, क्योंकि H+ आयन दिखाने का गुण जो है वो क्या होता है, अम्ल के गुण को दिखाना, मतलब H+ आयन दिखा रहा है, दैट मीन्स किसको दिखा रहा है, अम्ल की गुणवत्ता को दिखा रहा है ना। तो H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना प्रबल होगा, और H+ आयन जितना क्या होगा उतना वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। वही OH- जितना कम होगा उतना क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक हो जाएगा, है ना, दुर्बल क्या हो जाएगा, क्षारक। और OH- जितना अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक, है ना, क्योंकि OH- उत्पन्न करता है क्षारक में, और H+ उत्पन्न करता है किसमें, अम्ल में। ये रहा जितना ज़्यादा उतना प्रबल, ये रहा जितना ज़्यादा उतना प्रबल, ये भी जितना ज़्यादा उतना प्रबल, ये भी जितना ज़्यादा उतना प्रबल। दैट मीन्स यदि ये ज़्यादा है, H+ इसमें ज़्यादा है, कम क्या होगा बताइए। तो H की संख्या मात्रा क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। चलिए तो इसको हम लोग H+ देखने के लिए, क्या देखने के लिए, H+ को देखने के लिए हम लोग यही चीज़ के लिए हम लोग किसकी देखते हैं, pH स्केल। किस में देखते हैं, pH स्केल, ठीक है, किस में, pH स्केल में। इसको ऐसे बना सकते हैं, अब देखिए यहाँ से ये अभी H+ है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, ज़्यादा है ना। ये 0 से शुरू होके और कहाँ तक चलता है, 14 तक। 0 से जो ये pH स्केल होता है इसमें H की हमने हाइड्रोजन की सांद्रता चेक होता है। ये pH स्केल में क्या चेक होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता, हमने हाइड्रोजन कितनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि pH स्केल, इसमें क्या देख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है, ये पूरा जिस तरह से स्केल बनाया है इससे क्या पता चल रहा है, H+ इधर क्या है, ज़्यादा है, इधर क्या है, कम, ये बीच में होता है 7, ठीक है, इसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उदासीन। तो H+ इधर क्या है, ज़्यादा, तो इधर जितना होगा, इधर pH मान जितना इधर होगा आपका 0, 1, 2, 3, ये ज़्यादा ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। इधर जितना आगे बढ़ते जाएगा ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होता जाएगा, है ना। मैंने pH स्केल बढ़ेगा, pH स्केल का मान जो है, pH मान यदि बढ़ेगा, pH मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो वह प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, है ना। 7 से जितना कम होगा वो उतना क्या होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। यही चीज़ अब आगे देखिए, क्या अम्ल के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या समझ में आया, 0 से जितना अधिक होगा, मतलब 7 से जितना ही क्या होगा, कम होगा, उतना ही वह क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, है ना। और अब देखिए 7 से अधिक में इधर क्षारक में क्या आ जाएगा, अम्ल का कॉन्सेप्ट क्लियर, क्षारक में क्या होगा बताइए, 7 से जितना अधिक होगा उतना क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा, प्रबल क्या होगा, क्षारक। अब एक चीज़ बताया जाएगा यहाँ पे, बताइए कि एक दे देगा
बोलेगा एक ऐसा है कोई वस्तु जिसका pH मान 8 है। pH मान क्या है? 8 है। और एक वस्तु है जिसका pH मान 12 है। बताइए अधिक प्रबल क्षारक कौन है? 12 pH मान है, उसका क्या हो गया? अधिक क्षारक। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया या नहीं समझ में आया? जवाब दे सकते हैं? बोलेगा जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में से अत्यधिक प्रबल अम्ल कौन है ना? निम्नलिखित में से अत्यधिक प्रबल अम्ल कौन है ना? pH ऐसे लिख देगा pH 6, ऐसे लिख देगा pH 7, ऐसे लिख देगा pH 6.5, ऐसे लिख देगा pH 5.3 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? pH मान कितना रहेगा? 5.3। तो वो क्या हो गया? प्रबल अम्ल। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, है ना? कितने क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया, है ना? ये तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। वो pH स्केल आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहा गया बबुआ? pH स्केल कहते हैं। क्या ये मैं नहीं बताया? pH स्केल किसे कहते हैं? सो बताया नहीं बताया, है ना? कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा को? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। हाइड्रोजन आयन की क्या? सांद्रता को ज्ञात करती है। इसके लिए एक स्केल तैयार किया गया है। उस स्केल को क्या कहा जाता है? pH स्केल कहा जाता है। pH में P सूचक है पुषांश। क्या? पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ है शक्ति। क्या है? शक्ति। ठीक है। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। 0 से कहाँ तक? 14 तक के क्या ज्ञात कर सकते हैं? pH। तो यदि 0 रहेगा तो अधिक अम्लता हो जाएगा, और 14 तक पहुंच गया तो अधिक क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, है ना? साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्या क्षारिकता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही क्या होगा? कम होगा, है ना? सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही क्या होगा? कम। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। वो ना ही अम्ल होगा और ना ही क्या होगा? क्षारक होगा। जिसका pH मान कितना हो जाएगा? 7। तो वो अम्ल भी नहीं है और क्या नहीं है? क्षारक भी नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। एवं यदि pH का मान 7 से 14 तक, यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है, तो यह अम्लीय विलयन होगा। ये कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन। यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ है? पढ़ के दिमाग में ज़्यादा कुछ मत डालो, अब आराम से वो कर सकता है। 7 से 14 तक बढ़ते जाएगा तो बताइए OH घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं? OH माइनस बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ते जाएगा। और 7 से जितना कम आएगा उतना H प्लस क्या होगा? और OH माइनस घटेगा। अपना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा? देखिए ऐसे ही बनाया गया या नहीं बनाया गया? इसमें H प्लस इधर जाते क्या हो रहा है? घट रहा है। OH माइनस इधर क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है? इसका pH मान देखिए, यहाँ कुछ का pH मान दिया हुआ है। किसका किसका दिया हुआ है? जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, है ना? क्या क्या नहीं है? नहीं है ये। अच्छा, ये कलरफुल दिया हुआ, आपका कलरफुल नहीं दिया हुआ? आपका एक के जैसा छप गया है। किताब आप लोग सस्ता वाला खरीदिएगा, सरकारी तो यही होगा। मेरे जैसा देखिए 2 लाख का लगाइए इसे। अरे सस्ता सरकारी किताब ऐसे लगा तो नहीं होगा। तू लोग का भी रे नहीं, देखो देखो वो सरकारी किताब नहीं है उसका, है कलरफुल है ना सर? कुछ नहीं है उसका, सिंपल सी बात, सरकारी किताब से लिया वो नहीं, बस उसका ठीक है। तो छोड़ो ना, जो समझ रहे हो। जठर रस है क्या हो गया? छोड़ दो।
आप छोड़ दो, हो गया एक बार में क्लियर। जठर रस कितना है, लगभग कितना है इसका पीएच मान 1.2। नींबू का रस का कितना है 2.2। याद रखना है, खाली देखना नहीं है ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। खून ब्लड है ना, तेरा खून पे जाएंगे तो कितना है 7.4। क्षारकीय लगेगा, कैसा लगेगा क्षारकीय है, एकदम उदासीन। अशुद्ध जल उसको, ये उदासीन ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब उसमें मिल गया कोनो चीज़ तो क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा आप हल्का फुल्का मिल जाए, मैंने जल उदासीन होता है, समझे कि नहीं। अब वो 19-20 का फर्क। हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। मिल्क ऑफ क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब क्या, यही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, समझे कि नहीं। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका लगभग कितना होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षारकीय, आप समझ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, सब ठीक है। तो अब बताइए एक और अंतर लिख सकते हैं आप लोग, कौन सा अंतर। अरे ये इसको छोड़िए, उधर पहले की, अभी ये उसको बाद में लिखते हैं। क्या आप एक अम्ल और क्षारक में अंतर लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्ल कहेंगे, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसे क्षारक। अम्ल और क्षारक में अंतर लिखने आएगा तो आप लिख सकते हैं, अम्ल की ओर लिख सकते हैं पीएच मान 7 से कम होता है, उसमें लिख देंगे क्षारक की ओर क्या लिखेंगे पीएच मान 7 से अधिक होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। अब एक दैनिक जीवन में मैंने चलते फिरते दुनिया में इधर में हम लोगों का पीएच मान का क्या क्या देखने को मिलता है, किसका क्या होता है, जिसके कारण से ऐसे आप लोग अम्लीय वर्षा 7th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, और हर एक बार डेफिनेशन अलग। और यहाँ पर भी अम्लीय वर्षा अभी बताऊँगा, उसका डेफिनेशन क्या बताऊँगा अलग टाइप का। मैंने अब क्या डेफिनेशन उससे वही पता चलता है, अम्लीय वर्षा ही। अभी गर्मी के दिन मतलब पानी पड़ता है, उसमें भींगना नहीं है आप लोगों को ज़्यादा। भींगते हैं क्या, तो मस्ती करते हैं, पूरा भींगते हैं। कोई दिक्कत है ज़्यादा, कितना कम दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो कम दिक्कत है। हाँ कम दिक्कत भी नहीं। देखिए क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है पीएच मान जो है वो 7 से कहाँ तक रहता है 7.8 तक। हमारे खून का कितना होता है 7.4। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्रास में ही जीवित रह सकते हैं, हमने यही प्रास में क्या हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, यही प्रास में। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उससे चाहे कम हो जाएगा तो फिर जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, पूरा शरीर का, पूरा शरीर, हमारा शरीर के बीच कार्य करता है, उन्हें जितना भी कार्य करता है सबका औसत। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है ना। वर्षा जल जिसका पीएच मान क्या हो जाएगा 5.6 से कम हो जाएगा। वर्षा जल जिसका पीएच मान क्या हो जाता है 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। कोई दिक्कत है, डेफिनेशन समझ में आया या नहीं आया। वहाँ पे क्या देखे थे कि धूल कण क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सारा जब जल के साथ मिलकर बारिश होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखे थे या नहीं देखे थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पीएच मान क्या होता है 5.6 से कम हो जाए तो उसे कौन सी वर्षा कहेंगे, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है।
अब जैसे वो उदासीन है, पहले से उदासीन, अब नदी का जल का पानी जो है, नदी का जो जल है यानी कि उसका पीएच मान क्या होगा, लगभग 7 ही होगा। अब उसमें अम्लीय वर्षा का पानी गया तो बताइए उसका पीएच मान बढ़ेगा कि घट जाएगा, और 7 से घट जाएगा, दैट मीन्स कैसी वो जल हो जाएगा, वो अम्लीय जल हो जाएगा। तब पानी पीने में कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। हाँ सर, कहाँ समुद्र का क्षारकीय, वो लवणीय होता है, नॉट अम्लीय, नॉट क्षारकीय। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उतरजीविता कठिन हो जाती है। यानी ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उतरजीविता, जलीय जीवधारियों में जो भी जल में जीव रह रहे हैं उनकी थोड़ी सी जीवित रहने की संभावना क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जाइए ना, जल के राख हो जाइएगा। अब देखिए एगो हम किसके बारे में पढ़ लिए, ये पौधे एवं पशु के बारे में थोड़ा सा देख लिए। अब यहाँ पे दैनिक जीवन में और थोड़ा देखते हैं। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है ना, आपका बगीचा है उसका पीएच मान क्या होगा ये बताना है। देखिए अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। कोई अच्छा उपज मैंने फसल को ज़्यादा बढ़िया से उपजाना है तो उसके लिए पीएच मान उसको जब चेक करता है। तो यहाँ गांव वाला किसान को ना चेक होता है जी, हार्मोनियम लगा रहे, अगर भिंडी ना वाला पटल लगा, अरे पटल नहीं इधर लगाता है, इधर क्या लगा रहा है ना, भिंडी, बैंगन, करेला, झींगा, कद्दू, कोहड़ा है ना। अच्छा कोहड़ा का भी इंग्लिश पंपकिन होता है सर, क्या बात करते हैं। हाँ रे पटेल, पटल पानी में फलता, पटल कहाँ फलता है, ऐसा ना, उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। ऐसा कुछ नहीं, हम एक मतलब जहाँ तक मैं सुना हूँ, देखा तो नहीं हूँ, सुना हूँ, है ना। अब देखना पड़ेगा कभी, अब ऐसी बात आ गई तो फिर उसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे ही फलता है, मतलब नॉर्मल जैसे है ना वैसे ही, मतलब मैंने बात समझे, नॉर्मली कहने का तात्पर्य कि सिंचाई करो फलेगा। क्या बोलते हैं आप, बाद में देख लेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अभी आगे पढ़ो, आगे देखो। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। अब सब अपना कहाँ चल गया, बगीचा में पहुँच गया क्या? इधर देखो, किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप कीजिए और पीएच मान जांच कीजिए स्केल से। अब कहाँ मिलेगा सो इस सब नहीं जानकारी होता, सिर्फ पढ़ो और रटो, ज़्यादा नहीं कुछ करो, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, किसका, पाचन तंत्र का पीएच, इसका पीएच मान देखते हैं। कोई दिक्कत? यह अत्यंत रोचक है। हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो पेट है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? आप लोग पहला चैप्टर बायोलॉजी का उसमें देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं? कौन दिक्कत है? यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जिसको अपच हो जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न कर देता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, अनपच। जगह बोले अपच मन नहीं बुझ पाए तो अनपच, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। उदर में क्या होता है, उदर माने पेट, खेत भी बोल सकते हैं हमारे गांव में। पेट को गांव की भाषा में खेत भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों? क्योंकि दलिद्र नहीं खाता आदमी है, भरता नहीं है, उन्हें भरेगा नहीं कहीं। अब यह बात पर ओकरा ले ले, नाम में भी नामकरण नहीं करेंगे क्या ना, दे वो पीछे, सबसे पीछे इधर हमारा हाथ है, लेफ्ट साइड है ना। 25 गो पूड़ी, 25 पूड़ी में नहीं होगा, मजाक नहीं, सच्चे
100% सच है ये, उससे ज़्यादा हो सकता है। हाँ, अगर आलू पटल में यदि प्याज और लहसुन नहीं मिलाया तो दिक्कत है। अरे उसको इधर तीसरा बेंच के उधर लेफ्ट साइड में, नामकरण ज़्यादा नहीं करे कैमरा के सामने, है ना, तीसरा बेंच के सबसे लास्ट, समझे नहीं? उसको क्या है कि यदि आलू पटल में क्या नहीं मिलाया गया, प्याज और लहसुन नहीं मिलाया गया, तो उसको अपच हो जाता है। एक दिन पिछले साल एक दिन ट्यूशन नहीं आया, बोले काहे? बोले कि सर रात में आलू पटल का सब्जी खा लिए जिसमें प्याज और लहसुन नहीं मिलाया था, इस वजह से मेरा दिक्कत हो गया सर एकदम। मैंने अब साला सच नहीं, मजाक बोल रहे कि मजाक है क्या? नहीं मजाक नहीं है, सच्चे है याद। अरे मुझे नहीं रियली ऐसा नहीं, मुझे लगभग लगभग सारी चीज़ें स्थिति के अनुसार से मुझे उस टाइम याद आता है। अभी यहाँ आ गया ना सर, तो हमको याद है। और भी एगो बच्चा को जैसे पूछे थे, अरे कल तुम काहे पढ़ने आया था, ठीक है, तो वो बोला क्या कि सर देखिए वहीं बिल्डिंग था, समझे ना, बिल्डिंग था, तो बोले काहे ना आया था पढ़ने? एक घर छठियारी था सर, छठियारी मैंने बुझता नरता है ना, तो छठियारी था, तो क्या किए, एक बार खा लिए पहले जाके, तब पहले जाके खा लिए, तब फिर एक बार खाने गए, बोले सोचे कि अब कहाँ मिलेगा फिर से कल, है ना। नहीं मजाक, ऐसे मजाक लगता है आपको, है ना। फिर वो बोला कि हम झूठ बोलेंगे जी। अरे महारानी नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, सो फिर वो बोला कि नहीं सर, फिर जा दोबारा खा दिए, तब ज़्यादा खा दिए। आप समझ ही सकते हैं क्या होगा आगे। तो अगला खात रहा और उधर फिर अगला दिन खाली स्थान की पूर्ति करें। तो अगला दिन वैसे ही हुआ, इस वजह से पढ़ने नहीं आए सर। बोले अच्छा ठीक किया तुम, अब कल से आ जाएगा, ठीक है, और एक ही बार खाएगा, कहीं पार्टी उटी होगा तो बोला ठीक है सर, अब एक ही बार खाएंगे। अभी हाल ही में इनका भतीजा लगेगा, समझे नहीं, हंसी कैसी रही। अचानक इनका भतीजा वो क्या हुआ, दूगो एकरे घर शादिया ना था, का नाम हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, वो दूगो शादी था ना ओकर घर में, तो दूगो शादी था, तो बोला कि सर देखिए उसका घर में दूगो शादी है ना, अब दूगो शादी है, तो एक बार अभी खा के आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने, समझे ना, और जाएंगे एक बार और खाएंगे। बोले काहे इरंग काहे रे सर, दूगो ब्याह है, तो दूगो ब्याह है, तो 2 बार खाएंगे या नहीं खाएंगे बताइए, ठीक है। तो बोले ठीक है अच्छा खा लेना तुम जाओ। छोटका वो क्या नाम है उसका, है हाँ शुभम, अच्छा नामकरण हो गया। चले ठीक है, तो वैसे ही बोले अच्छा ठीक है तुम खा लेना। अब यहाँ देखो अपच की स्थिति यही सब कारण से होता है, अपच की स्थिति यही सब कारण से होता है। जग उग दिए, उसकी कर दिए, तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उत्पन्न करता है। हरिंदर ठीक है बाबू, क्लास में है कि नहीं? हाँ अरे हंसेगा नहीं, कोई बहुत अच्छा लड़का है, नाम है हरिंदर। हाँ जी हाँ, अरे छोटा कहेंगे इसको क्या है, सब में है, सब में है, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखिए बात ये है, लड़का लोग तनी सन क्या है कि ओवर तनी करबो करता है, मैंने यहाँ दोनों में सामान्य है। सबसे पहली बात मैंने दोनों में क्या है, सामान्य एक ही जैसा है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब क्या होता है, कहीं पे जाएगी लड़कियां तो वहाँ पे वो ज़्यादा खाएंगे नहीं, दिखावटी, नहीं हम इतने दीजिए हमको नहीं, ज़्यादा नहीं खा सकते, समझेंगे ना। यार लड़का लोग समझ के पूरी लाओ इधर लाओ, है ना, और उसको अर्ध क्या हुआ, इसी वजह से ये बोल रहा था, नीरज बोल रहा था, कहाँ से आवाज़ आ रहा था, माइलेज कम देता है ना। हाँ ठीक बोला, माइलेज भाई इसी वजह से कम देता है। लड़की लोग तुरंत साइकिल चलाने लगी, अरे पैर दर्द करने लगा, आएगी 3 घंटा सुतेगी, 10 मिनट साइकिल नहीं चलाई, 3 घंटा सूत रही है। बोले क्या हुआ रे, तो साइकिल चलाए आज, और ठीक है नहीं होता, इसी वजह से पटकनियाँ मार देती है, अगर बैठा के ही बैठा के तोरा पटकनियाँ पलटे नहीं, एक बार गिरे थे ना। हाँ गिरे थे या नहीं गिरे थे, ये सुनो हमको याद रहता है, हम ऐसे बोलते जी,
है ना, याद कर ले, हमारे जीके क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है इस चीज। चुप है। देखो तो मार रहा है। देखिए ये उधर को हानि पहुंचाए बिना वापस आता है अपने पवेलियन। देखिए इधर, तो ये क्या करता है, जब ज़्यादा यदि अपच हो जाता है, ज़्यादा यदि अम्ल उत्पन्न करता है, तो इससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द और अनुभव को उम्मीद है सभी लोग फील किए होंगे, ठीक है, महसूस किए होंगे। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मैंने नहीं समझ पाए, एसिड के विपरीत वाला एंटासिड, एंटीबायोटिक जैसे होता है ना, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ताकि इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। जैसे ज़्यादा अपच हो गया तो बोला कि निरमा का घोल पी देंगे, नहीं बोल रहा था वो तो। हाँ विनोद, क्या बोलता है, यही ना समझा रहा था मैं उस टाइम से। उदर को पेट कहते हैं और पेट को आप गांव की भाषा में क्या कह सकते हैं, खेत कह सकते हैं, यही ना समझा रहा था रे। और पूछते हैं सर उदर मतलब क्या होता है। यह बात हो गया कि पूरा रामायण पार हो गया, खत्म हो गया, तब पूछता है सर सीता कौन। आम का जो होता है ऊपर में लस्सी होता है वो आम होता है। इसकी जांच तो नहीं की, लेकिन इतना जानते हैं कि वो लग जाने के बाद घाव हो जाता है। छोड़ दो ज्यादा नहीं, गोरे गोरे गालों पे काला काला घाव रे। तो इस ऐसे चलो ज्यादा हो गया। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को क्या करता है, उदासीन। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बताया अभी पहले, कितना होता है इसका पीएच मान, खून का पीएच मान 7.4 सब, लेकिन अंग्रेजी बन गए, कभी हिंदी में नहीं बोलते हैं, देखा हूँ। हाँ 7.4, 7.4। और मेरा आदत हो गया, पता नहीं पॉइंट से दशमलव कहाँ से आ गया, है ना, हमेशा क्या बोलता हूँ हिंदी में 7.4। अब देखते हैं कि इसका पीएच मान परिवर्तन के कारण दंत है। अब जो दांत जो झड़ता है, झड़ता मतलब क्या होता है, सड़ जाता है, टूट जाता है, इसका पीएच के कारण से भी, पीएच मान के कारण से भी दांत टूटता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का जो पीएच मान है वो पीएच मान कितना कम हो जाएगा, 5.5 से यदि कम हो जाएगा, तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, माने दांत क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, है ना। पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम। दांतों का इनेमल, इनेमल माने दांत में जो चमक होती है ना, इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्या है सर, से बना होता है, माने जो इनेमल है, दांतों का जो इनेमल बना हुआ होता है, याद रखिएगा इसको, है ना। दांतों का इनेमल किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, माने कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, शरीर का सबसे, ये भी ध्यान में रखेंगे, इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। इनेमल शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, है ना। ये जो है ना, मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, भोजन में जैसे हम लोग खाना खाएं, है ना, कोई चॉकलेट खाया उसी तरह से है, समझ गया कि नहीं समझ गया, बर्फ़ी खाया उसी तरह से है, पानी नहीं पिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें, दंत क्या हो जाएगा, दंत क्षय हो जाएगा। समझ रहे हो विनोद, नहीं समझ रहा, हाँ। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, दंत क्षय से क्या किया जा सकता है, बचाव। अब कोई करता क्या है, लेकिन अब उल्टा हो गया, फिलहाल थोड़ा सा क्या हो गया, उल्टा, है ना, कुछ डर के कारण से। लेकिन पहले का आदमी सब चीज़ क्या है, पूड़ी है, सब्जी है, सब कुछ मिला है, रसगुल्ला मिला है, सब, और खास में उस क्या मिला है, रसगुल्ला, तो सब खा लेगा, तब बाद में रसगुल्ला खाता है,
हाँ, पानी वानी पी लिया उसके बाद रसगुल्ला खाता ताकि मुँह मीठा मीठा लगते रहे, और नहीं जाने का वहाँ कीड़ा निकल जाएगा, है ना। और लेकिन अब जो है ना उल्टा हो गया। क्या है उल्टा हो गया? बगलवा में जो बैठल रहता है ना, से 1 नंबर के चोटा बैठल रहता है ना। आप जैसे दिया वहाँ खाने शुरू होगा, उसको छोड़िए, जैसे दिया तैसे सबसे पहले ना हाथे में दे मांग ले, कोई दिक्कत ना हो, है ना, कि दे दे हाथे में दे देना, तो प्लेटवा जीते जीते पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, तो अगर कोई ठिकान नहीं है। वो यहाँ तक जाने के बावजूद भी विश्वास नहीं रहता है कि यहाँ तक चल जाएगा, क्या कि यहाँ जाने के बाद ताला लगा रहता है और पट फचट लिया एकदम, और आने जब तक आप हाथ उसके हाथ तक ले जाएंगे तब तक तो उसका यहाँ तक पहुँच जाएगा। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे हुआ है बाराती में, सबको देखिए नाश्ता लिया तैसे सबसे पहले अपना मारा और देखता है अगला, जैसे खोला तैसे पटक। भोज में नहीं, भोज में वो सब ढारे पड़ता है, तनी सन बर्दाश्त करता है आदमी, समझे ना। बड़ा नहीं करता आए 12 गो नहीं 12 रसगुल्ला बोल के थोड़ा सा। अब जहाँ रिकॉर्ड मैं देखा हूँ 50-60 का, है ना, अभी तो 50-60 का ही देखा हूँ, है ना। अब 50-60 के रिकॉर्ड की जगह 12 को बोलेगा तो कैसा महसूस होगा? मजाक लग रहा है। वीडियो दिखाऊंगा अभी, छुट्टी होने दीजिए, है ना। देखिए छोड़िए तो कैसे, अरे कहियो जिंदगी में ना होगा, छोड़ो हटाओ। मुंह की सफाई के लिए तो मुंह का साफ कीजिए, तो इससे क्या हो सकता है? छुटकारा पा सकते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता मात्रा को क्या किया जा सकता है? उदासीन। अब मुंह में अम्लीय हो गया तो उसमें क्षारकीय ज़्यादा वाला उपयोग कीजिए, तो क्या हो जाएगा? माने उदासीन हो जाएगा, फिर ठीक रहेगा, दांत क्लियर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। दंत क्षय को क्या कह सकते हैं? रोका। अभी बहुत सारे लोग जब मॉर्निंग स्कूल हो गया है तो क्या करते हैं? बच्चे उठे लेट से, मारे एक बार इधर से इधर, इधर से लाए इधर, है ना, खाना तैयार, निकालो माँ खाना निकालो, हम तुरंत आ रहे हैं, तुरंत गया एकदम, इधर से इधर मारा, इधर से इधर मारा, आया तैसे मुंह धुंध होके एकदम फ्रेश होके आ गया और मार दिया एकदम गबगबा के, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा सच बात बताओ तो ऐसा कौन कौन करता है कि निकालिए ना आप खाना निकालिए, हम नए आए एकदम 30 सेकंड में तो बात करते हैं। क्या खाना खा के नहीं जाते? बस वह बात हो गया। लिपस्टिक नहीं छूटे चाहे तो क्या बोलते हैं उसको, मेकअप नहीं छूटे चाहिए, भले खाना छूट जाए, ये सब का यही हाल है। और लड़का लोग का, अरे कपड़ा नहीं धोएंगे चलेगा, खाना पहले दो, चलो माथा खराब कर दिया, है ना। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं है जी, बोलिए नहीं ऐसा। नो अब बहुत ज़्यादा लड़का लड़की हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? हाँ हमारा मारा ही, नकिया में देखो यहाँ, ये मार दिया मधुमक्खी डंक पुतरुए में छोड़ के। अरे डंक मारा तो हमरा बोलो, उधर दोस्त को मत बोलो, ठीक है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अगर छोड़ेगा तक नहीं, देखिएगा टेस्ट करके नहीं तो अगर जबरदस्ती डंक मारवा और महसूस कर, हाँ अम्ल, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण से दर्द और क्या होता है? जलन, है ना। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। क्या कर सकते हैं? आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। नेटल एगो पौधा है, देखा है इसको? घास है, घासवा एगो अलकुसिवा घासा देखा है? एगो अलकुसिवा अलग चीज है, अलकुसिया जानते है ना? अलकुसिया जानता है या नहीं जानता है? हाँ ठीक है। और एक होता है, एगो पौधा होता है जो कि उसको छुइएगा तो कुटकुटाएगा। तुमने देखा? रूम के पीछे उधर बहुत ज्यादा है। हाँ कर लो। है ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही समझाया नहीं समझा? ओए सुनो, तो ये नेटल का कौन सी, यही नेटल मैंने लग रहा है कोई जीव होगा, लग रहा है कोई, नहीं तो नेटल के डंक मैंने यही मेथनोइक अम्ल छोड़ जाता है। कौन क्या छोड़ के जाता है? जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। क्या होता है? जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। हाँ
कहाँ पहुँच जाता तुम? अगवका के केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पहुँच जाते? अरे खाली ऐसे है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वही है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा सर एक चीज हम क्या पूछना चाहते हैं? ये जैसे बिच्छू में भी जो अम्ल ही ना रहता है काटता है तो यस ब्रो। तो उसका अम्लीयता पता कर लेंगे यार, उससे उतना ही क्षारीय वाला चीज उसमें डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक होता है। बना देगा और जैसे नहीं होता है कि उसको देखिएगा, ये कोई चीज़ डालता है तो एकदम उत्पन्न होता है, बुलबुलाहट टाइप का उत्पन्न होता है ना, उसको डालता है, ठीक है। हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। देखिए आप प्रकृति में वहीं पर देखिए, नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इस बाल से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है ना। डॉक पौधा का क्या होता है? पत्ती, उसको रगड़कर क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। नेटल के पास ही क्या होते हैं? पैदा होगा, है ना। जहाँ पे क्या होती है? समस्या होती है, वहीं पे क्या होती है? समाधान भी होता है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा सर्च करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति बता सकते हैं? उसकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। ये अम्लीय है तो वो कैसा होगा? क्षारकीय। ये बोलता हम देखे हैं, अच्छा हाँ देखा है, हाँ देखा है, ठीक है। आप बोले यहाँ कुछ कर लेते बेइज्जती, ये बात होता है कि बात है। आप जब नहीं अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा? वहाँ ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? डॉग का पौधा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? आप और कुछ इलाज जानते हैं? नहीं जानते हैं? अलकुसिवा घास देगा तो क्या कीजिएगा? गोबर लगाने से ठीक हो जाएगा। गोबर माने जो नया होता है जी, पूरा बहुत तंग करता था आदमी पहले, अब वो सब चीज नहीं करता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया होगा, किसमें कौन सा अम्ल पाया था। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल। याद कर लें, कल कहीं से भी पूछूंगा जवाब देंगे ना तो उठा के फेंक दूंगा। इमली, टार्टरिक अम्ल, टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध हो चाहे दही, कौन सी अम्ल? लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक। इतने रखेगा? कोई दिक्कत है? तो अगले दिन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अभी तक अम्ल और क्या देख रहे थे? क्षारक। अब क्या देखेंगे? लवण। कहिया कल। आज का क्लास यहीं समाप्त करूं? तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।